आज जिस हाउस की हम लोग कर रहे हैं स्टडी, थर्ड हाउस है। फर्स्ट और सेकंड हमारा कवर हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल ऑफ थैंक यू फॉर watching my episode, and I will be very grateful for seeing my video. फ़र्क ये पड़ता है कि कितने व्यूअर हैं, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 50 लोग भी देखते हैं, 50 लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो आई विल बी सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ द पीपल। एक्चुअली में क्या है, इस ज्ञान को एक स्प्रेड करने का पर्पज़ है, ताकि जो भ्रांतियाँ जो है एस्ट्रोलॉजी को लेके वो कुछ मिट सके, और कुछ जो चीज़ें हैं जो दिमाग से हट सके कि हमें एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह काम करना है। कर्म अपनी जगह पे है, कर्म तो करना ही है, उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह हमें यूज़ करना है, ताकि बाकी प्लेनेट की फंक्शनरी सेम ही है। जीवन 9 प्लेनेट का कोई इतना बड़ा कर्म प्रधान ही जीवन है, लेकिन हाँ, उसमें एक टूल हमें एक मदद मिल सकती है हमारे गोल को डिसाइड करने में या हमारे पर्पज़ को दिखाने में। उसमें एक एस्ट्रोलॉजी एक टूल मददगार साबित हो सकती है। बाकी तो इतने फीचर्स हैं, इतनी वाइड रेंज है, इसको इतना कम समय में इतना इसको पकड़ पाना या इसको करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो दैट मीन्स कि हमें बेसिक चीज़ें पकड़नी है कि भाई पर्पज़ क्या है, या हम किस तरह की हमारी एबिलिटी है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, और हमारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो एस्ट्रोलॉजी वो टूल है जो एक आइडेंटिफाई करवाता है एक ह्यूमन को, नेचर को। तो उसमें कुछ राशियाँ, कुछ प्लैनेट हैं जो आपको बताते हैं। बाकी चीज़ें देखो, वक्त के साथ साथ में बहुत सारे दोस्त ये वो सब बन गए, तो अब इनका कोई रोल इतना कोई नेगेटिव प्ले नहीं होता है, क्योंकि देखो हर चीज़ में हर कुंडली में कोई अच्छा गुण नहीं होता, हर कुंडली खराब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और हर कुंडली बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती है। तो चीज़ें दोनों तरफ ही होते हैं। भाव 12 हैं, राशियाँ 12 हैं, प्लेनेट 9 है, कहीं से कहीं भी बैठ सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन इतना आदमी को मेरे हिसाब से इतना डाउटफुल नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंड सेट से इस चीज़ को अगर लिया जाए या इसकी स्टडी की जाए, तो आई थिंक वी विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस वेरी साइंटिफिक मेथड एस्ट्रोलॉजी का जो है। तो बेसिकली हम लोग थर्ड हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योतिष में मैंने फर्स्ट और सेकंड पे 2 वीडियो मेरे हैं। थर्ड हाउस वैसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड हाउस एक्चुअली में क्या है, तो थर्ड हाउस का जो है पराक्रम भाव थर्ड हाउस को बोलते हैं। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है, और आपकी विल पावर है, आपका करेज है, और आपके जो छोटी यात्राएं हम लोग करते हैं वो उनको भी थर्ड हाउस दिखाता है। आपके नेबर हैं थर्ड हाउस। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि थर्ड हाउस का जो थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है उसका जो 7th एस्पेक्ट है, 7वीं जो दृष्टि है। भाई हमारे पास 9 प्लेनेट हैं, जिसमें राहु केतु को आप हटा दीजिए, उनके पास दृष्टि नहीं है। 7 प्लेनेट हैं, जिनमें से 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिन पे स्पेशल एस्पेक्ट हैं, लाइक मंगल है, जुपिटर है और शनि है। मंगल का 4, 7, 8 है, शनि का 3, 5, 10 है, जुपिटर का आपका 5, 7, 9 है। ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनके पास 3-3 एस्पेक्ट दिए गए हैं। बाकी जो बचे 4 हैं, उन चारों की जो दृष्टि है वो 7वां एस्पेक्ट 7वां प्लेनेट का जहां बैठा है वहां से वो 7वीं दृष्टि उस घर पे डालता है। तो तीसरे प्लेनेट में जो प्लेनेट बैठेगा वो आपके भाग्य पे, जो 9वां भाव है आपका भाग्य है, तो उस पे उसकी दृष्टि पड़ती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस का और 9th हाउस का एक कॉम्बिनेशन आपस में बनता है, कनेक्शन बनता है आपसे भाग्य के साथ, लक के साथ में, कि आपका भाग्य कितना फेवर करेगा या भाग्य से आपको कितनी चीज़ें मिलेगी। तो ये थर्ड हाउस पे जो प्लेनेट बैठा है उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। लाइक जैसे थर्ड हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट है, थर्ड हाउस में आपका मेलेफिक मीन्स आपका शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, सन है। तो दैट मीन्स है कि लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली, चैलेंजिंग वाली, टफ होती है। और अगर बेनिफिक प्लेनेट है आपके, जुपिटर है, मरकरी है, मून है या वीनस है, ये 4 प्लेनेट हैं जो बेनिफिक हैं, तो आपको चीज़ें हैं जो आसानी से कंफर्ट या लग्जरी या आपकी लाइफ में बाई चांस कह लो या बाई लक कह लो, कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली आपके साथ घटित होती है। बाकी चीज़ें और भी चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। मोटा मोटा हम ये समझते हैं कि इस तरह से इसके रिजल्ट देखते हैं। तो थर्ड हाउस मैंने बताया आपका कि इसको लक से देखते हैं, बाकी
आपका एफर्ट्स है, आपके विल पावर है, आपके चैलेंजेस है, और एक आपके डेली थॉट्स जो हैं वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। लोअर माइंड जो है वो भी थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस में आपके इसका जो कारक ग्रह है वो मंगल है। तो छोटे भाई बहन को भी मंगल आपका थर्ड हाउस का कारक है। तो इसमें आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं जो कि थर्ड हाउस में। प्लस एक मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। इसमें काल पुरुष की कुंडली है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना, किसी भी चीज को स्टडी करने का। भाई लगन तो सबके अलग अलग है, लेकिन एक हम काल पुरुष की एक बेसिक कुंडली मान के उसके हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो हम अपने लग्नों पे उनको ट्रांसफर कर करके देखते हैं। तो वैसे रिजल्ट हमें मिलते हैं उस हिसाब से। तो जैसे काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है, उस थर्ड हाउस में आपके साइन आ रहा है मरकरी का, बुध का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये टेबल जो है, ये अगर राशियां और इनकी जो नंबरिंग है वो अगर आप समझ जाओ तो दैट मीन्स है कि आपकी जर्नी है जो थोड़ी आसान हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 नंबर जो लिखा है, 3 नंबर मतलब मिथुन, और यहाँ पे 8 लिखा है, 6 और 6 नंबर। तो दैट मीन्स है कि 3 नंबर का जो रूलर है इस भाव का, थर्ड हाउस का, जो काल पुरुष कुंडली में जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो मरकरी बना है, और मरकरी दिखाता है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, बुद्धि। तो दैट मीन्स ये हो गया कि थर्ड हाउस को हम इससे कनेक्ट करेंगे मरकरी से, कि थर्ड हाउस आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी दिखाता है कि आप बातचीत, अपने आप को प्रेजेंट आप कैसे करते हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। तो जैसे जो मार्केटिंग में है या जो सेल्स में है, तो वो अपने आप को प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ मरकरी पे डिपेंड करती है। तो जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो थर्ड हाउस से भी देखी जाती है। तो जो आपके जितने भी सोशल मीडिया है, आपका जो यूट्यूबर हैं, या जो अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या अपनी बात को व्यक्त करते हैं किसी के सामने, तो वो थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है उन सब चीज़ों को। तो दैट्स कि थर्ड हाउस एक बहुत बड़ी रेंज है थर्ड हाउस के पास, और चूंकि ये लक को कंट्रोल कर रहा है सेवंथ एस्पेक्ट से, तो दैट मीन्स है इसकी इंपॉर्टेंस और थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि थर्ड हाउस के, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड बताया था, अभी हम लॉर्ड को कंसिडर कर रहे हैं कि थर्ड हाउस में जो लॉर्ड बैठा है वो जैसे किस किस भाव का रूलर है, उस भाव से रिलेटेड चीजें आपकी, जैसे मेरे फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखोगे तो उसने डिटेल से मैंने बता रखा है कि कैसे एक प्लेनेट है जो सेकंड हाउस में बैठ के किस तरह से किस भाव की एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो सेम इसी तरह से हम आज लगभग सारे भाव, मतलब कोशिश करूंगा कि कितने भाव हम कवर कर पाए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप फर्स्ट और सेकंड एपिसोड अगर आप देखो, उससे कनेक्ट करोगे तो आपको समझने में आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी थर्ड हाउस के इतने सारे सिग्निफिकेंस मैंने बताए हैं, और इस तरह से थर्ड हाउस को हमें अपनी लाइफ में, थर्ड हाउस को इस तरह से यूज करना है। कोई भी प्लेनेट बैठा है थर्ड हाउस से कनेक्ट करके, जब थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी जब दशा आती है या अंतरदशा आती है, तो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस से आप कनेक्ट होते हो। स्थान परिवर्तन भी दिखाता है, जो चेंज ऑफ प्लेस है वो भी थर्ड हाउस है। अगर आप अपने नेटिव प्लेस से कोई स्थान परिवर्तन करते हो तो भी थर्ड हाउस ही उसका रिस्पॉन्सिबल बनता है, थर्ड हाउस। तो दैट मीन्स देर आर सेवरल थिंग्स इन थर्ड हाउस। और एक थर्ड हाउस गुरु उपदेश भी है। अब गुरु उपदेश तो बहुत वाइड रेंज है, गुरु का उपदेश तो एक बहुत बड़ी रेंज है। तो इस तरह से हम थर्ड हाउस के सारे सिग्निफिकेंस मैंने बताए हैं। अब लाइक जैसे एक चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर ये बताया गया है कि जो आपके मेलेफिक प्लेनेट है, मेलेफिक प्लेनेट मतलब आपका सन, सैटर्न और मंगल और राहु और केतु, ये 4 प्लेनेट हैं जो तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, इन घरों में इनको श्रेष्ठ माना गया है मेलेफिक प्लेनेट को। क्योंकि ये जो है लाइफ को आपको स्ट्रगल करने के चैलेंज, लाइफ में चैलेंजेस लेके आते हैं, तो इसको लॉन्जिविटी से भी कनेक्ट करते हैं, आयु का भी निर्धारण थर्ड हाउस से करते हैं कि ये लाइफ किस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएगा। थर्ड हाउस में अगर मेलेफिक प्लेनेट हैं तो वो चैलेंजेस को थोड़ा सा आसानी से, उसको, वो चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन वो उसको ओवर पावर कर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की आयु की गणना हम इसी से करेंगे, लेकिन हाँ एक है कि इससे हम ये थोड़ा एक माइंड में एक सेटअप बिठा सकते हैं कि अगर मेलेफिक प्लेनेट हो तो उसको जो चैलेंजेस की पावर है वो उसमें बढ़ जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैं चार्ट के थ्रू।
ये आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में स्टार्ट करते हैं हम सैटर्न से। शनि अगर आपके थर्ड हाउस में होता है, अगर शनि आपके थर्ड हाउस में है तो दैट मीन्स है कि शनि हार्ड वर्क का कारक है। तो और चूंकि थर्ड हाउस भी आपका एफर्ट्स है, आपकी विल पावर है, आपका करेज है, तो अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट है और अगर थर्ड हाउस से वो कनेक्ट होता है, थर्ड हाउस जिस चीज़ के लिए थर्ड हाउस जो एफर्ट्स आपके दिखाता है, शनि जैसा प्लेनेट अगर आपका थर्ड हाउस में है तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। मतलब आसानी से कोई चीज़ आपको गेन नहीं होगी, उसके लिए आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। शनि परिश्रम भी करवाता है, हार्ड वर्क करवाता है। तो अब चूंकि ये 10th हाउस का रूलर है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, शनि आप यहाँ से दे सकते हो। शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, और 10th और 11th। और 10th आपके कर्म भाव पे पड़ती है, आपका कैरियर है 10th हाउस, और 11th हाउस आपका लाभ है। तो चूंकि 10th और 11th को कनेक्ट कर रहा है सैटर्न और थर्ड हाउस में बैठा है, आप यहाँ से इसको राउंड कीजिए, ये दो हाउस को कनेक्ट कर रहा है थर्ड हाउस से। तो दैट मीन्स है कि कर्म के अंदर ये व्यक्ति अगर परिश्रम करेगा, परिश्रम से करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, डेस्टाइंड है परिश्रम के लिए। तो ये परिश्रम करके ही अपने भाग्य को भी जगाएगा, प्लस अपने लाभ को भी गेन करेगा। थर्ड हाउस का बेटा शनि ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आप कोई व्यक्ति को ऐसा देखो कि जो व्यक्ति एक बहुत कंसिस्टेंटली कोई चीज को मेहनत लगा के कुछ कर रहा है और कुछ ने कोई मुकाम हासिल किया है, या एक लगातार तरीके से उसने अगर जीरो से उठ के कोई चीज लेवल हासिल की है, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की एनर्जी है, थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लेनेट की एनर्जी है, जिसकी वजह से उसने वो एक राइज किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ ऑलरेडी, कैसे इतना कम समय में या कुछ हो गया, तो वो कहीं ना कहीं उनका लक फेवर करता है, या बेनिफिक प्लेनेट उनको थर्ड हाउस में मिलते हैं, उसका एक रीजन बनता है उनको गेन कराने का। लेकिन चूंकि मेलेफिक प्लेनेट है तो परिश्रम तो करवाते हैं, और चूंकि शनि जैसा प्लेनेट है, संघर्ष का प्लेनेट है, तो संघर्ष की जो क्षमता है वो व्यक्ति में बढ़ जाती है, और संघर्ष ही उसको सब कुछ, और संघर्ष करके ही उसको कुछ, क्योंकि 7th एस्पेक्ट है ना, यहाँ से 9th पे जा रहे हैं। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि है जो शनि की आपके 9th हाउस पे पड़ रही है। और अगर एक चीज और बता देता हूं, अगर आपका 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, कोई जरूरी नहीं है कि 9th हाउस में प्लेनेट, हो सकता है 9th हाउस आपका खाली हो, तो एक चीज ये ध्यान में रखिए कि जो 9th हाउस अगर आपका खाली है और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो उसके पास 9th हाउस को कंट्रोल करने की भी पूरी पावर आ जाती है थर्ड हाउस के प्लेनेट के पास में। वो फिर आपके 9th हाउस को भी वो पूरा कंट्रोल करेगा। 9th हाउस के सारे सिग्निफिकेंस हैं वो उस प्लेनेट के पास आ जाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि, चूंकि आपके कोई प्लेनेट अगर 9th हाउस में नहीं है तो उस केस में। तो ठीक है सैटर्न का। अब हम देखते हैं थर्ड हाउस में मंगल। मंगल यहाँ पे आप देखिए, मंगल की दो राशियां हैं, एक तो है मेष और एक वृश्चिक, एरीज और स्कॉर्पियो। और एक नंबर, ये कुंडली पे आपको 1 नंबर और 8 नंबर मिलेगा। तो अब जो फर्स्ट हाउस आपका जो है उसको कंट्रोल कर रहा है मंगल, और एक आपका 8th हाउस को कंट्रोल कर रहा है। ये दो हाउस आपके थर्ड हाउस से कनेक्ट हो गए। तो दैट मीन्स है, सिंपल है, मंगल है आपका फाइट, वीपन, कॉन्फ्लिक्ट है, वीपन है या फाइट है। तो मंगल यहाँ बैठ के शनि की तरह मेहनत या नहीं करेगा, इसको लड़ना पड़ेगा कोई चीज को हासिल करने के लिए। मंगल की जो एनर्जी थर्ड हाउस में है, तो इसको कोई चीज हासिल तभी होगी जब ये फाइट करेगा। फाइट करके इसको चीज का अपना लक भी जगेगा, प्लस ये एक ऐसा व्यक्ति होएगा जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनेगा अपने परिश्रम के द्वारा, क्योंकि लगन लॉर्ड है जो कि आपका थर्ड हाउस में है। तो एफर्ट्स करके और फाइट करके और फिर उस चीजों को वो हासिल करेगा। मंगल का मैसेज ये हो गया यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के। तो जो स्पोर्ट्स में है, या जो आप क्या कहते हैं जिनका हार्ड वर्क है, तो उनका थर्ड हाउस में मंगल काफी एक्टिव मिलता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनका कि एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में जो भी पर्सन होते हैं, तो थर्ड हाउस का वो मंगल की एनर्जी से वो कैरी करके चलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये तो हो गए आपके दो, जो हो गए आपके मेलेफिक प्लेनेट हो गए, शनि और मंगल। अब अगर जुपिटर होता है भाई थर्ड हाउस में, तो जुपिटर जैसा प्लेनेट है, जुपिटर तो चूंकि सौम्य ग्रह है, और न तो फाइट है, न एक विजडम वाला ग्रह है, और एक ऐसी जगह पे बैठ गया जहाँ पे कि
जहाँ पे कि आपका करेज है या विल पावर है, तो ये किस तरह की विल पावर या जुपिटर आपको क्या मैसेज देगा यहाँ पे थर्ड हाउस में। भाई इसके लिए तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, जुपिटर तो 159 या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो वहाँ रिजल्ट देता है। लेकिन चूंकि यहाँ भी थर्ड हाउस में जुपिटर है जो कि आपकी जो अनैतिक और नैतिक कार्यों के प्रति जो आपकी आपको जो एक जगाने की जो प्रबल इच्छा है वो जुपिटर आपको प्रदान करता है। मतलब कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अगर आप कोई स्टेप लेते हो या आपको कोई ऐसी समाज में ऐसी कोई घटना घटित होती दिखती है जो कि हमारे रिलीजियस के खिलाफ है या हमारे एंटी है, तो वहां पे फिर जुपिटर की एनर्जी है, वो व्यक्ति जो थर्ड हाउस का जुपिटर है वो व्यक्ति पहले जाके उस चीज को अपोज करेगा। तो यहाँ जुपिटर थर्ड हाउस वाला ये मैसेज दे रहा है कि भाई जो चीज गलत है, बाकी तो देखो नॉर्मल जुपिटर थर्ड हाउस में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को जैसे मंगल और शनि की तरह, लेकिन जहाँ पे बात धर्म की आती है या जहाँ पे कोई चीज का सही गलत का फैसला लेना होगा था, तो वहां पे फिर जुपिटर वो इतना पराक्रम उसके अंदर दे देगा कि वो व्यक्ति लड़ने को भी, फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर इतना पराक्रम आ जाएगा। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल है जो कि आदरणीय एक चार्ट से समझते हैं। ये टॉरस लगन की मैंने एक चार्ट लगाया है, वृषभ लगन का। आदरणीय के वी राव सर का एक चार्ट दिया हुआ है जिन्होंने कि एक भगवान श्री कृष्ण का एक ये उनके चार्ट में एक टॉरस लगन का एक वृषभ लगन की एक कुंडली है भगवान श्री कृष्ण की। बाकी भगवान श्री कृष्ण तो अल्टीमेट गॉड है, और लेकिन जब मनुष्य जीवन में कोई भी अवतार लेता है तो कुंडली तो भगवान श्री राम की भी है, श्री कृष्ण की भी है। तो उनके थर्ड हाउस में है जुपिटर। और कौन सी राशि पड़ रही है थर्ड हाउस में? 4 नंबर की राशि है जहां पे जुपिटर उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है। उच्च का जुपिटर आपका फोर्थ में, और आपका 10 नंबर की मकर राशि में, शनि की राशि में आपका नीच का होता है जुपिटर। और 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि है, उसमें जुपिटर आपका उच्च का होता है। मतलब कि मदर, चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे जुपिटर जो उच्च का होता है। तो अब ये इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि ये व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण है, तो धर्म की स्थापना के लिए आपको पता है कि इन्होंने एक कितने बड़े एक फाइट का एक इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से एक धर्म की स्थापना के लिए इनका एक संघर्ष हम देख सकते हैं इनके थर्ड हाउस में जुपिटर के थ्रू। और प्लस सेकंड क्या था, इनका 10th हाउस में है मंगल। मंगल आपका 10th हाउस में उच्च का होता है और 4 नंबर की राशि में नीच का होता है। तो 10th में मंगल है और थर्ड में जुपिटर है। अब दोनों का आप एस्पेक्ट 7th है, जुपिटर मंगल की एनर्जी बन रही है साथ में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7वां एस्पेक्ट जुपिटर आता है, जुपिटर मंगल की युति बन रही है। तो जुपिटर मंगल का जो युति है वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से विपन का यूज करना, मतलब एक विजडम की तरीके से उस विपनरी का यूज करना, वो उसी में देखा जा सकता है जब जुपिटर मंगल का योग होता है। मंगल विपन है, जुपिटर विजडम है, तो कोई व्यक्ति जब हथियार उठाएगा तो अपने बुद्धिमत्ता तरीके से उस चीज का फैसला करेगा। ऐसे नहीं है, ऐसे तो बीच बचाव भी किया था उन्होंने, काफी उन्होंने काफी उन्होंने प्रपोजल भी दिए थे महाभारत में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देन फिर लास्ट में जाके उनको फिर उस डिसीजन पे आना पड़ा। बाकी शिशुपाल की घटना आपको याद ही है कि भाई किस तरह से उन्होंने उसका वध किया था। तो ये चीज जब उठ जाती है, जब कि धर्म की स्थापना के लिए या जब आदमी बहुत बड़ी गलती कर देता है, तब फिर ये विपन का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जुपिटर मंगल की एनर्जी है, किस तरह से जुपिटर का जो थर्ड हाउस में है वो कार्य करता है कि आदमी धर्म के लिए कितना, मतलब उसको पराक्रम मिल जाता है कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देन हम देखते हैं मरकरी को, मरकरी थर्ड हाउस।
मरकरी चूंकि आपका बुद्धि इंटेलिजेंस है, शास्त्रों का ज्ञान है, वेद उपनिषद इस शास्त्रों का जो ज्ञाता है वो मरकरी है। तो मरकरी में पराक्रम आएगा कि उसको जो बुद्धिमत्ता पूर्वक तरीके से वो शास्त्रार्थ का ज्ञान इतना हासिल कर लेता है कि अपने शास्त्रार्थ के ज्ञान के आधार पर वो तर्क वितर्क करके उस चीज में उतना उसमें बल मिल जाता है अपनी एजुकेशन से कि वो एक अपने शास्त्रार्थ ज्ञान के आधार पे वो कोई चीज का डिबेट कर सकता है, किसी को परास्त कर सकता है अपने ज्ञान के आधार पे, कोई चीज को सॉल्व कर सकता है मरकरी। क्योंकि मेरा मरकरी विपन तो उठाएगा नहीं, न फाइट करेगा और न वो क्या कहते हैं हार्ड वर्क है। तो दैट मीन्स है कि मरकरी शास्त्रार्थ का ज्ञान है, तो उसमें वो ज्ञान के आधार पे वो चीज़ों को लोगों को वो समझाएगा या अपने जितना उसने ज्ञान हासिल किया उस ज्ञान के बेस पे वो चीज़ों को हल करेगा। मरकरी थर्ड हाउस का प्लेनेट हमें ये मैसेज दे रहा है। तो जिनका थर्ड हाउस में मरकरी है वो पराक्रम अपना विद्या के भाव में या अपने शास्त्रों के भाव से वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को ठीक करने के लिए। तो हम इसको थर्ड हाउस में इस तरह से मरकरी को कनेक्ट करेंगे, पराक्रम को और विल पावर को। तो उसमें इतनी विल पावर इतनी आ जाएगी अपने ज्ञान के आधार पे कि वो चीज़ों को हल कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं जुपिटर आ गया, आपका मरकरी आ गया, मून। मून है आपका इमोशन। तो अब चूंकि थर्ड हाउस में तो मान लो कि पराक्रम है और चैलेंजेस है और आपके विल पावर है। मून एक इमोशनल प्लेनेट है, तो मून तो एक शांत प्रवृत्ति का एक प्लेनेट मान सकते हैं ना। तो इमोशन के आधार पे हम इसमें पराक्रम की वृद्धि हम कैसे मान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर किस तरह से इसका पराक्रम बढ़ेगा इमोशन के बेस पे। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में जो एक कहते हैं ना कि किसी की कोई वीकनेस होती है, वो कभी उसकी जब वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, किसी की वीकनेस एक अच्छी सफलता में भी सहायक सिद्ध होती है। हम देखते हैं कई बिजनेस में या कई स्पोर्ट्स में होते हैं वो जो कंसिस्टेंटली स्लो चलते हैं, लेकिन वो उनकी कुछ लोगों को लगता है कि उनकी वीकनेस है, लेकिन वो वीकनेस नहीं होती है, वो कहीं ना जाके एक बहुत बड़ा वो रूप ले लेती है एक टाइम आने के बाद में। तो मून का भी ऐसे ही है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हम यहाँ पे मिथुन लगन करते हैं, और तो मिथुन लगन में यहाँ पे जो राशि आती है 4 नंबर आती है। अब ये जो फोर्थ लॉर्ड है, 4 नंबर का जो लॉर्ड है, 4 नंबर ना मकर का ये 4। अब फोर्थ सेकंड हाउस में जो फोर्थ लॉर्ड है वो मून है, जो कि आपका थर्ड हाउस में है। तो सेकंड हाउस आपका फैमिली का है, कुटुंब का है। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जब बात फैमिली पे आती है या बात कुटुंब पे आती है, तो ये व्यक्ति पराक्रम का प्रभाव इस तरह से अपना प्रदर्शित करेगा कि ये उनसे फाइट करने में या उनसे लड़ने झगड़ने में भी नहीं हिचकेगा। मून जैसा मून पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी। जब बात आ जाएगी फैमिली पे, जुपिटर को हमने देखा धर्म स्थापना के लिए, मरकरी को हमने देखा शास्त्रार्थ के लिए, मून को रिलेट करेंगे हम उसको, उसका इमोशन इस तरह से उसको एनर्जी दे देगा जब बात फैमिली की आएगी, क्योंकि फैमिली से सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड बनता है ना थर्ड में। तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि बात जब बाकी सब ठीक है, लेकिन जब बात आ जाएगी उसके परिवार पे या कुटुंब पे, तो वो व्यक्ति लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में है। तो उसमें इतना पराक्रम आ जाएगा कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये चीज हम इसको इस तरह से हम करेंगे। अब हमने आपका 10th देख लिया, 11th देख लिया, और ये फर्स्ट भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, इनके लॉर्ड को हमने कनेक्ट करके देख लिया। अब मैं देखता हूं यहाँ पे जो आपका 6th लॉर्ड है, 6 आपका 8th लॉर्ड है आपका जुपिटर, और जो 6th लॉर्ड, अब लॉर्ड कैसे पकड़ेंगे, देखिए 9 नंबर है ना, यहाँ पे 8th लॉर्ड है। तो 9 नंबर की जो राशि है वो जुपिटर की है। जुपिटर की 2 राशियां धनु और मीन, मतलब ये कुंडली पे इस तरह से आपको लिखे मिलेंगे इस चार्ट के हिसाब से। 9 नंबर आपका ये, अगर ये 8वां घर है, अष्टम स्थान है, अष्टम में राशि पड़ रही है 9 है, तो 9वें घर का जो 8th का रूलर है, इसको रूलर, इस हाउस का रूलर है जो है जुपिटर है। तो जुपिटर थर्ड हाउस में आ गया, 9th हाउस का रूलर है जो जुपिटर। आपको इसको इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको ये हाउस हो गया, ये हाउस, ये लॉर्ड हो गया, जो राशि है इस राशि का लॉर्ड वो जुपिटर हो गया, जो कि थर्ड हाउस में है। और ये 7 नंबर की राशि है जो छठे घर में पड़ रही है आपकी, तो 7th हाउस को रूल करता है। 7th हाउस यहाँ से देखो आप, 7th हाउस वीनस की राशि में लिख रखी है, वृषभ और तुला, टॉरस और लिब्रा। तो 7 नंबर की राशि है, तो ये वीनस आपका यहाँ पे आ गया।
अब चूंकि छठे और आठवें घर के स्वामी को शास्त्रों में यह कहा गया है 6, 8, 12 के स्वामी, मतलब 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, यानी कि 6, 8, 12 के स्वामी त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव मैं बता देता हूं, ये जो आपके बीच वाले हैं, आपके ये वाले 1, 4, 7, 10, या इसमें पकड़ लें, इसमें 3, 5, 8, या जो बीच वाले हैं इनको बोलते हैं केंद्र स्थान। और जो ये वाले हैं 1, 5, 9, ये कहलाते हैं धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण इनको बोलते हैं विष्णु स्थान और इनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। धर्म त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान और केंद्र उसको बोलते हैं विष्णु स्थान। तो ये आपके विष्णु स्थान है। और 6, 8, 12 है, वो है त्रिक हाउस। तो त्रिक हाउस के लॉर्ड, 6, 8, 12 के जो लॉर्ड हैं वो शुभ नहीं माने गए हैं। किसी भी हाउस में अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर किसी हाउस में बैठते हैं तो उनको अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पे भी एक पराशर जी ने एक सूत्र दिया है कि इससे ज्यादा उन्होंने बोला है कि अगर त्रिषडाय लॉर्ड है, त्रिषडाय लॉर्ड कौन बनते हैं? 6, 8, 12 के त्रिक भाव मैंने लिखा है। अब त्रिषडाय लॉर्ड बनते हैं आपके 3, 6 और 11, ये बनते हैं त्रिषडाया। मतलब त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आया मतलब 11। 3, 6, 11 के जो लॉर्ड हैं वो उनके स्वामी, 3, 6, 11 के स्वामी अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिषडाया 3, 6, 11 में बैठते हैं तो वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपके 3, 6, 10, 11 में बैठते हैं तो उनको वहां पे अच्छा माना गया है त्रिक भाव के, भलाई वो चाहे त्रिक भाव के स्वामी हो। लेकिन अगर वो 3, 6 और 10, 11 ये 4 घरों में बैठेंगे आपके 6, 8, 12 के स्वामी, तो उनको अच्छा माना गया है। अब चूंकि ये आपका 6th लॉर्ड है जो कि बैठा है आपके थर्ड हाउस में, और ये आपका है 8th लॉर्ड है जो कि बैठा है आपका थर्ड हाउस में, तो ये भी आपको श्रेष्ठ परिणाम देंगे। चूंकि 3, 6, 10, 11 उपजे भाव हैं तो ये समय के साथ ग्रो करते हैं। तो वीनस अगर है तो वीनस अगर आपका थर्ड हाउस में है तो वीनस में इसमें आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है वो समय के साथ आपके ग्रो करेंगे अगर वीनस आपका थर्ड हाउस में है। प्लस वीनस की एक प्रेडिक्शन और भी बनती है कि वीनस जिसका थर्ड हाउस में है उनका उनके लिए जो स्पाउस है वो पराक्रम दिखाती है। मतलब कि जिनका वीनस थर्ड हाउस में है उनके लिए स्पाउस बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ के अंदर। स्पाउस का रोल बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस व्यक्ति को उठाने के लिए, थर्ड हाउस में जिनका वीनस है। अब अगर इसमें एक चीज हम और देख लेते हैं, अगर कोई राजयोग या धन योग बन रहा है तो धन योग के लिए हम क्या देखेंगे? धन योग के लिए हम पकड़ेंगे 2nd को और 11th को। 11th हाउस आपका लाभ है, 2nd हाउस आपका 2nd हाउस आपका एक्यूमुलेशन वेल्थ है। तो यहाँ पे जो 11वें घर का स्वामी है वो कौन है? जुपिटर है। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर बैठता है और 2nd हाउस का लॉर्ड है 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि आप देख लीजिए मरकरी की है, 3 नंबर की मरकरी है यहाँ पे सपोज। तो ये एक धन योग ऐसे बन गया कि 2nd का स्वामी और 11th का स्वामी ने युति बनाई आपस में थर्ड हाउस में। आपका 2nd, 11th और ये 5 और 9 ये आपस में अगर राशि परिवर्तन करते हैं या एक दूसरे को दृष्ट करते हैं तो ये आपका धन योग बनता है। तो इस धन योग की वजह से ये व्यक्ति जिसका धन योग अगर थर्ड हाउस में बनता है इस तरह से 2nd का और 11th का या तो राशि परिवर्तन हो जाए या फिर ये आपस में एक दूसरे को दृष्ट कर लें या इनका 5th, 9th से कॉम्बिनेशन बन जाए। 2nd का, 11th का, 5th का, 9th का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आपका धन योग बोलता है। तो इस टाइम में अगर थर्ड हाउस में अगर आपका धन योग बन रहा है, इस टाइम पे अगर आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करते हो या अपना स्थान परिवर्तन करते हो तो आपको जो है गेन होने के, प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से उस टाइम कनेक्ट होना पड़ेगा जिसमें थर्ड हाउस के प्लेनेट की आपकी दशा आती है। क्योंकि
धनयोग राजयोग अगर कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन अगर थर्ड हाउस को सिग्निफिकेंस हमने यूज नहीं किया तो वो राजयोग धनयोग हमारे काम नहीं आएंगे। वो थर्ड हाउस को हमें यूज करना पड़ेगा उस दौरान जब थर्ड हाउस प्लेनेट की दशा आती है या अंतरदशा आती है। उस टाइम पे अगर थर्ड हाउस के प्लेनेट की दशा है और अगर आप इससे कनेक्ट होते हो, आप कोई मार्केटिंग में या कोई सोशल मीडिया से या ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, तो वो भी एक कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को एक्टिव करना होता है। तो ये सब थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस है। उसमें आप थर्ड हाउस से कनेक्ट होते हो तो जो आपका जो मेंटल बैलेंस है वो भी ठीक रहता है, प्लस आपको गेन भी अच्छे होते हैं। तो ये चीज है। ये तो हो गया धन योग। अब मान लेते हैं सैटर्न और वीनस है। अच्छा, अब जो आता है आपका, ये तो हो गया आपका थर्ड हाउस के लगभग मेरे सारे जितने थे मैंने एक धन योग बता दिया आपको। बाकी धन योग राजयोग बहुत हैं, तो वो तो एक अलग टॉपिक बनेगा। अभी तो बेसिकली मैंने इतने प्लेनेट को हाउस से कनेक्ट आपको करना है कि थर्ड हाउस में जो बैठा प्लेनेट है तो उसकी जो राशियां है वो कौन से घर में पड़ रही है, उस घर को आपको थर्ड हाउस से कनेक्ट करना है उसकी दशा में। तो इस तरह से आपको मतलब इसको समझना है, इसको डिकोड करना है। जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से कि जो थर्ड हाउस का जो प्लेनेट है वो कौन कौन से का रूल कर रहा है और उसको आपको थर्ड हाउस से कनेक्ट करना है। तो इससे आपके जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस अगर उसकी दशा में अगर आप यूज करते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर यू। तो अब जो एक आता है अगर राहु हो, वैसे तो राहु को थर्ड हाउस में 4 घरों में राहु को अच्छा माना गया है, 3, 6, 10, 11 उपजय भाव में यहाँ राहु अच्छा काम करता है। राहु के लिए कोई अलग राशि नहीं है राहु की। राहु खुद उस जिस घर में बैठता है उसी का ही उसको स्वामी उसी की लॉर्डशिप उसको देते हैं। तो राहु थर्ड हाउस में अच्छा माना गया है केतु की बजाय। राहु की एनर्जी अच्छी काम करती है। और अगर कोई जो सपोज ये धन योग बन जाए, सपोज यहाँ पे अगर वीनस आ जाए, तो वीनस यहाँ पे क्या है, वीनस यहाँ पे देखिए लगन का लॉर्ड है जो 9th हाउस में है। तो ये एक राजयोग बन रहा है कि केंद्र का त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी, ये मतलब त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे बैठा है, तो ये एक राजयोग बन रहा है। तो अगर ये वीनस इसको दृष्ट कर ले, अब वीनस की 7th एस्पेक्ट भी इस पे जा रही है, राहु पे जा रही है, तो ये इसके लिए और बेनिफिट हो जाएगा। इसकी दशा के अंदर वीनस का भी इसको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये राजयोग में शामिल। अगर राजयोग के प्लेनेट कुंडली में अगर राहु केतु को दृष्ट कर लें उनकी दशा में, तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से ये धनयोग राजयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा। अभी तो मैंने बहुत कम में थोड़ा सा डिटेल्स में बताया है, बाकी मैं इसको और थोड़ा स्पेसिफाई करूंगा, इसमें शायद हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। तो इसको डिटेल से हम लोग जब ये पूरा एक सीरीज चल रही है तो इस सीरीज के साथ साथ में जितनी चीजें आती जाएगी मैं क्लियर करता जाऊंगा। बाकी अभी के लिए तो इतना ही है कि थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट के सिग्निफिकेंस और थर्ड हाउस को हमें यूज करना है कम्युनिकेशन के थ्रू और सोशल मीडिया और आपके जो है छोटी दूरी की यात्राएं और चेंज ऑफ प्लेस। अगर थर्ड हाउस का प्लेनेट है आपका और आपकी दशा आती है थर्ड हाउस के प्लेनेट की, और अगर उस टाइम में आप स्थान परिवर्तन करते हो या कुछ छोटी छोटी डिस्टेंस है, मतलब 100, 150, 200 किलोमीटर वाली यात्रा है, क्योंकि बाकी तो फिर 9th हाउस से देखते हैं हम लोग और 12th हाउस आपका फॉरेन का है, लेकिन थर्ड हाउस से छोटी दूरी की यात्राएं देखते हैं। तो इस टाइम की अगर थर्ड हाउस के प्लेनेट पे अगर आप कुछ इस तरह का फील्ड का काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो या कम्युनिकेशन का इस तरह का अगर आप काम करते हो, तो आप थर्ड हाउस की एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो तो आपको रिजल्ट है जो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये आज हमारा मोटा मोटा थर्ड हाउस का रहा है। अभी मैंने इसमें क्या कुछ कुछ हाउस आज ड्रॉप किए हैं क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड मैंने क्लियर कर रखे थे, तो कैसे आपको कनेक्ट करना है। आज बेसिकली मैंने 4-5 घरों को कनेक्ट किया है, कैसे करते हैं। जैसे हमने मंगल का देखा था या शनि का देखा था और आपका जुपिटर का देखा था और एक आपका वीनस का भी देखा था। तो इस तरह से आज तो हमने वैसे 5-6 घर ही इस तरह से कनेक्ट किए हैं। या हमने सेकंड का मून का भी देखा था, सेकंड लॉर्ड को सेकंड हाउस के लॉर्ड को थर्ड हाउस में देखा था हमने कि मून अगर सेकंड हाउस में इमोशन का देखा था। तो इस तरह से कनेक्ट किए हैं। बाकी जैसे जो पहले वाले 2 वीडियो हैं उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बता रखा है कि हाउस में जो बैठा प्लेनेट है उसकी राशि के आधार पे आपको उस हाउस को
कनेक्ट करना है। आपको सिंपली ये करना है कि थर्ड हाउस के प्लेनेट की अगर आपकी दशा आती है, अंतर्दशा आती है, और उस समय में अगर आप इस फील्ड में इनसे कनेक्ट होते हो, तो आपको एक अपने आप ही रियलाइज होएगा कि हाँ, कोई चीज़ एनर्जी है जो वर्क कर रही है। तो एस्ट्रोलॉजी इसी तरह का एक टूल है कि हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट के में उस दायरे में रह के अगर हम चीज़ों को करते हैं, तो जो बैलेंस है वो हमारा कायम रहता है। अदरवाइज तो देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो वैसे तो सारे प्लेनेट है, बाकी एस्ट्रोलॉजी तो हमारे घर के अंदर ही है। भाई घर के अंदर इन द सेंस कि अगर हम फैमिली को ठीक से अगर बैलेंस करके चलते हैं, तो हमें रिजल्ट हैं जो ऑटोमेटिकली अच्छे ही मिलते हैं। वैसे तो कर्म प्रधान है, क्योंकि आपका जो सन है वो आपके फादर हैं। तो अगर आप फादर के साथ अगर आप अपने रिलेशन अच्छे रखते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो आपका सन है जो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी मदर को है, आपके माताजी के साथ आपके संपर्क अच्छे हैं, आप अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छा बोलते हो, बातचीत देते हो, टाइम देते हो, तो आपका मून बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि मून जुपिटर जैसा प्लेनेट भी आप देखो ना कि मून में के साइन में एक्सल्टेड उच्च का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो देवों के गुरु माने गए हैं और वो चंद्रमा की राशि में उच्च के हो रहे हैं, तो माता के सामने तो वो भी उच्च की राशि उनको दी गई है गुरु मुनि पराशर जी। तो कुछ सोच के कुछ चीज़ों का निर्धारित हुआ है ना, तो माता का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, बहुत रोल प्ले है। तो अगर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं या उनका भला सोचते हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो कुंडली के अंदर आपका मून चाहे नेगेटिव घरों में भी हो तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट कर देगा। उसके बाद मंगल आपके भाई हैं, तो भाइयों के साथ आपके संपर्क अच्छे होने चाहिए, तो उससे आपका मंगल अच्छा बनेगा। बुध आपके मैटरनल साइड के रिलेटिव हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, तो उनके रिलेशन के साथ अगर आपके अच्छे रहते हैं, आपके मैटरनल के मामा, आंटी, अंकल, इनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो बुध उनको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपके गुरु हैं, शुक्र आपकी स्पाउस है। स्पाउस अगर किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो अपनी बहन को मान ले, किसी फीमेल के साथ उनके जो संपर्क हैं वो अच्छे रखें, अच्छा उनके साथ रेस्पेक्ट मैनर से वो बात करें, तो आपका वीनस अच्छा होगा। सैटर्न आपके जो सर्विस हैं, एम्प्लॉई हैं, वो सैटर्न है। तो ये सब चीज़ें ही हैं जो कि हमें दिखाती है कि किस तरह से सातों प्लेनेट को हमें बैलेंस करना है। राहु है, तो राहु आपके ग्रैंड फादर हैं, और जो केतु है वो है पे मैटरनल साइड के आपके नाना जी हैं, और राहु आपके दादाजी हैं। तो उनके साथ संपर्क आपके अच्छे अगर रहते हैं, तो दैट मीन्स है कि नो प्लेनेट आपके बैलेंस रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ही हैं बेसिकली। ज्योतिष एक प्लेनेट के आधार पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। बाकी डे टू डे लाइफ में भी ये प्लेनेट हैं जो किसी तरह से, अभी प्लेनेट तो किसी तरह से काम करते हैं ना। भाई किसी का फादर के साथ संबंध अच्छा नहीं है या बात अच्छा नहीं कर रहा है, फिर उसका सन अगर हॉरोस्कोप में वीक होता है, वो चाहे मर्जी में जितना स्टोन पहला ले या डोनेशन कर ले, दान कर दे, नहीं भला होएगा। माता के साथ संपर्क अच्छा नहीं है, मून आपका गड़बड़ा गया है, तो फिर चाहे आप कितने ही रेमेडी कर लो ना, कोई इलाज ही नहीं। भाइयों के साथ आपके संपर्क अच्छे नहीं है, या आपसे बातचीत नहीं करते हैं, या किसी की बोलचाल नहीं है, तो दैट मीन्स है कि मंगल आपका कहीं ना कहीं खराब होएगा ना। मंगल के अंदर फिर आप चाहे कितने स्टोन डालो, कुछ भी कर लो, तो वो असर आएगा नहीं। असर आ भी दिखने में आ भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्म करेगा, कहीं न कहीं वो किसी न किसी वे में नुकसान देके ही जाएगा। ये कन्फर्म है। लगता हमें ऐसा है कि नहीं सब ठीक है, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं होता है। ठीक ठाक जब भी होता है जब सब कुछ हम पूरे परिवार को और पूरे चीज़ों को हम बैलेंस करके चलें। तो मेरा तो यही कहना है कि एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है, एक ठीक है, हमें इस टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि इसको ब्लैकमेलिंग के या थ्रेटन के हिसाब से करें, न डराने का कोई इसमें कोई रीज़न नहीं है, न इसमें है नहीं। मंगल दोष पे भी मैं बहुत कुछ बोलूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मंगल दोष भी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इस पे भी एक अलग वीडियो ही बनेगा, क्योंकि मंगल दोष के पीछे 20 सूत्र ऐसे हैं जो कि मंगल दोष को खारिज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जिनके मंगल दोष से शादी नहीं भी है, जिन पे मंगल दोष है और उनकी शादी भी है, तो उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। एक्चुअली में मैरिज एक ऐसी चीज़ है ना, मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना? तब जाके वो चीज़ें कंट्रोल में आती है, तब जाके लाइफ आगे बढ़ती है। तो मैं कुछ चीज़ किसी चीज़ को, ना तो एस्ट्रोलॉजी को बुरा मानता हूँ, न मैं इस चीज़ को, मैं तो खाली मानता हूँ कि हमें बैलेंस लाइफ करनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए हमें। हाँ ठीक है, समझना बहुत अच्छी बात है कि भाई हमें पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा है और हमें इस एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हमें जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 4th हाउस पे हम चलेंगे। 4th हाउस का एपिसोड मैं नेक्स्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं ला सकूँ।
तो 4th हाउस आपका जो है वो आपका डोमेस्टिक पीस ऑफ माइंड है, स्टेबल ऑफ माइंड है। तो 4th हाउस आप ज़रूर देखिएगा। 4th हाउस में भी बहुत अच्छी बातें हैं। 4th हाउस को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आपने जितने भी आपने मेरे वीडियो देखे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड होपफुली आपकी लाइफ बहुत बेटर हो, आप बहुत सक्सेसफुली हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करो और ग्रो करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।